इजराइल और सऊदी अरब के बीच हुए शांति समझौते से कई देशों को नाराज़गी हुई है। खासकर पाकिस्तान के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि वह लगातार सऊदी अरब से कश्मीर मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक असफल रहा है। और अब जब यूएस ने मध्यस्थता करके इजराइल और सऊदी अरब में एक शांति समझौता करवाया है, तो यह भारत के लिहाज से बहुत ही बड़ी खबर है। और मिस्र और बहरीन भी इसका स्वागत कर रहे हैं। हो सकता है वे भी आगे चलकर इजराइल से समझौता करें। पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। मुआहिदा जो उनकी तरफ से कहा गया है, जो एक एग्रीमेंट हुआ है इजराइल और यूए के बीच, उसको हारून साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? ये एग्रीमेंट होना हमारे फलस्तीनी कॉज को कितना ज्यादा नुकसान दे, और टर्की का, ईरान का और पाकिस्तान का जो देखिए, एक बात तो मैं इब्तिदा में यही कह देना चाहता हूँ कि जिस मामले में दखल देने का फायदा ना हो उसमें दखल देना नहीं चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान का रवैया ठीक है, सोचा समझा है, नहायत बावकार, फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की है, मगर कोई गैर जरूरी तबसरा नहीं किया है। ये अरबों का मामला है और हम तो ज़ाहिर है उसके हक़ में। देखिए, बाद औक़ात बड़े दिलचस्प वाक़े, सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुई थी, छोटे से वाक़े से शुरू हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ऐसा हुआ, सर्कमस्टांसेस धकेल के ले जाते हैं, तो पता चलता है कि पीछे जो कुदरत का हाथ है वही फैसले सादर करता है। देखिए, नेतन्याहू फंस गया, उसने कहा 30% ज़मीन गजा की लूँगा, उसने उसमें करप्शन के इल्ज़ामात आए, उसने और बहुत सी उसकी नाकामियाँ थी, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ट्रम्प जो है वो फंस गया कोरोना में, बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ, और जो बाइडन आपको पता है कि उससे बहुत आगे था। इधर अरब जो हैं, इनकी अपनी मजबूरियां हैं, ज़रूरतें हैं, और वो अमारात में तो देखिए कारोबार नंबर 1 चीज़ है उनका। तो तेल भी ठीक है, लेकिन असल में तो वो दुनिया का दूसरा बड़ा ट्रेड सेंटर है। अच्छा, डिफेंस के लिए वो मोहताज हैं अमेरिका के, ठीक, आउटसोर्स करना पड़ता है। देखिए ना, एक ही मुल्क है ना जिसने फौज बनाई, मिस्र ने बड़ी, और फौज ने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, तो फौज वो बना नहीं सकते। अब अरबों की मजबूरियां, मार्केट की भी, कारोबार की भी, उसकी भी फौरी मजबूरी, उसको वोट चाहिए थे, और नेतन्याहू की भी। इसमें वो जो दामाद है उसका कुशनर, उसने मरकजी किरदार अदा किया, वो उसका काम यही है, ब्रोकर है वो, ठीक। और ये बहुत जल्दी में किया गया है। अच्छा, लेकिन वो तो समझते हैं हारून साहब, ये खित्ते के लिए एक जरूरी कदम था। आप देखिए ना, एक दिन में 2 बयान आते हैं। एक तरफ वो, ये तो खैर लॉलीपॉप है, वो कहते सारे मुसलमान वहाँ इबादत कर सकेंगे, ये क्या ये तो एक वो मामला है। मतलब कहा गया कि शेख जायद बिन सुल्तान ने कहा कि अब अपनी तरफ से तो उन्होंने यकीन से कहा कि अपना मोहम्मद बिन जायद, सॉरी, कि हम तो फलस्तीनियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़मीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुआहिदा बचाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कहा कि बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कोऑर्डिनेशन का ये आलम है। और अभी इसके ये मुआहिदा को इस तरह फाइनल नहीं समझना चाहिए, यानी इम्प्लीमेंट तो ये होगा, ये नज़र आ रहा है। बहरीन ने वेलकम किया, मिस्र ने किया, और फाइनली सारे अरब इसको तस्लीम कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, किसी के मानने या मानने से बुनियादी सदाकतें नहीं बदल जाती। बुनियादी सदाकत यह है कि मुस्लिम उम्मा इसे तस्लीम करती है, यानी लोग कहेंगे मुस्लिम उम्मा कहाँ है, वो तुर्की बैठा हुआ है, कतर है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान हैं। तुर्की और ईरान बड़ा शदीद। और ये अगर किसी का ख्याल है ना कि वो देखिए ग्रेटर इसराइल की राह हमवार, इसीलिए ईरान का मुहासरा किया जा रहा है जी। शाम में रजीम चेंज चाहे, हुकूमत की तब्दीली चाहते थे, ईरान में चाहते थे, और कोशिश उसके ऊपर भी प्रेशर हो जाए। शाही हुकूमतों को अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ देता रहा। देखिए, जहां कहीं मुस्लिम अवाम को मौका दिया गया है, जहां कहीं, तो एक इनकलाब अजीम बरपा हुआ। तुर्की बदल गया, जहां मुस्लिम अवाम पे एतमाद किया गया। मलेशिया बदल गया, मलेशिया की फीकस आमदन चीन से ज्यादा है, और थोड़ी सी ज्यादा नहीं है, 40% ज्यादा है, और कैसे कैसे बहरानों से गुजरा है। और वो कह रहे हैं अपना रूस का तैयारा मार गिराया तुर्की ने, हमने इंडिया का मार गिराया।
कोई ये सोच नहीं सकता था। निस्बतन छोड़े, रूस का और उसका क्या साइज का क्या मुकाबला, उनके दरमियान जंगें भी रही है, कुछ हुआ नहीं है। सही रास्ता इख्तियार करेंगे तो सही नतीजा निकलेगा। उसने कहा था कोयला पायलो ने, जिसको तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा अदीब माना जाता है, जिंदगी में गलती नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस सबक होते हैं। जब हम उन्हें सीखने से इनकार कर देते हैं तो कुदरत हमारे लिए उन्हें दोहराती है, अब अपना सबक दोहराती है, हमें मुश्किल में डालती है, तकलीफ में डालती है। ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से वो दस्तबरदार नहीं हो सकते। और ये फरमाया गया है कि ओहद तक तो उन्हें पहुंचना है, लेकिन इस दुनिया का मालिक कौन है? सारे तजिए हो जाते हैं, बस एक बात तजिया निगार भूल जाते हैं, और सियासतदान भी भूल जाते हैं, वो जो मालिक है वही पॉलिटिकल फैसले साइंटिस्ट करता भी है। भूल जाते हैं कि एक पत्ता उसकी मर्जी के बगैर खड़कता नहीं है। बेशक बेशक। अरब हल्कों में ये हो गया ना कि भाई इंडिया बड़ी मार्केट है और बड़ी ग्रोइंग सुपर पावर है और कल इसको सुपर पावर बनना है, तो हम इंडिया के साथ उस तरह का ताल्लुक तो नहीं रख सकते। सही। हम यानी हमारे तो मुल्क ही तबाह करना चाहते हैं। तो हम सिक्किम और भूटान और बांग्लादेश तो नहीं बन सकते, हमने इतनी बड़ी आर्मी बनाई। हारून साहब, अमन मुआहदे के जो पीस एग्रीमेंट के हवाले से कहा जा रहा है, इसराइल और यूए के बीच एक एग्रीमेंट हो गया है। आर्मी चीफ तो मैं बात करूंगी, कुछ फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व थे कि ये मुआहदा जल्दी में किया गया, क्या मामला था कि मुआहदा जल्दी में हुआ? दुनिया बदल रही है ना, मैं बार बार आपसे कहता हूँ दुनिया बदल रही है। कोई नया ब्लॉक बन रहा है? हाँ, नए ब्लॉक भी बनेंगे। देखिए, जब ईरान का मुआसरा एक तरह से कर लिया गया और उसमें पाबंदियां लगा दी, ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता जब तक शाम में हुकूमत ना बदले, ईरान में ना बदले और वहाँ अमेरिका नवाज हुक्मरान, वो उस इलाके में उनका थानेदार है, ठीक है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जाए। तो चीनियों के मामला तो पहले ही चल रहे थे। अब देखिए ना, इसी को मैं कहता हूँ ना कि जब आप तज्जिया करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि एब्सोल्यूट पावर नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। कोई सारी दुनिया में फतह कर ले, चंगेज़ खान ने भी फतह कर ली थी, तैमूर ने भी कर ली थी और उन्होंने भी कर ली थी, लेकिन ये नहीं होता कि सारे अवामल उसके हाथ में चले जाते हैं। वो कुरान में कहता है एक को दूसरे से दफक कर देते हैं। कुदरत मालिक की मर्जी है, मोहलत भी देता है, सजाएं भी देता है इंसानों को। देखिए, और उनका पेट्रोल नहीं बेच सकते थे, वो इंडिया को मना कर दिया, इंडिया ने 20% खरीदा। चीनियों ने कहा अपॉर्चुनिटी पैदा होगी ना, तला पैदा हो गया ना, सारा तेल हम खरीदते हैं, ठीक है ना। और अगर फर्ज कीजिए वो फौरन $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट न भी करें, मगर उनके मफादात हो गए ना, यहाँ इधर गवाते रहे, इधर चाह बाहर, इंडिया वहां से निकल गया और अफगानिस्तान से निकले। इंडिया का प्लान क्या था? उधर अफगानिस्तान से, उधर ईरान से बैठ के, चाह बाहर से, उधर ईरान से 9 कौशल खाने वहाँ, 7, 8, 9 ईरान में, और पाकिस्तान में को सबटाज किया जाए। वो तो एलानिया कहते थे तोड़ देंगे, बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, वो तो 4 हिस्से हो जाएंगे। वो क्या हुआ? वो सब क्या हुआ? वो पख्तूनिस्तान कहाँ गया? और वो अब ये क्रैकर वगैरह फेंक रहे हैं, लेकिन ये है कि अब काफ़ी गिरफ्त है।